आइडेंटिटी का अगर क्वेश्चन है तो उसको दो तरीके से, मतलब दो तरीके की लैंग्वेज यूज की जाती है वहां पे। या तो उसके डिग्री से ज्यादा रूट्स, या तो उसके सारे कोएफिशिएंट जीरो, है ना। तो जब भी मतलब क्वेश्चन हमने देख लिया था कैसे बनते हैं, मतलब 2 डिग्री का इक्वेशन था, उसके 3 रूट्स है, तो वो आइडेंटिटी और आइडेंटिटी है, तो क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को जीरो के साथ इक्वेट कर देना है। सेम चीज फिर किसमें, उसमें क्या डायरेक्टली कभी कभी आइडेंटिटी गिवन रहता है, मतलब गिवन रहता है कि ये आइडेंटिटी है, तो उस केस में भी सीधा क्या कर देना है, कोएफिशिएंट्स को जीरो के साथ इक्वेट कर देना है। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद जो अपनी बेसिक मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है उसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उसमें से जो 2-3 आइडेंटिटीज है वो तुम्हें पता नहीं है, वो बताना है। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसके ऊपर हम, पॉलिनोमियल आइडेंटिटी के ऊपर। प्रूव दैट x माइनस a into x minus b upon c minus a c minus b plus x minus b x minus c upon a minus b a minus c plus x minus a x minus c upon b minus a to b minus c is equal to 1 is आइडेंटिटी। ये प्रूव करना है हमें, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे बताओ ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का है। ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है बताओ। 2। 2 डिग्री का है। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और हमें इसको आइडेंटिटी प्रूव करना है, तो दो तरीके से हम इसको आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। या तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है एंड कांस्टेंट टर्म है, तीनों को जीरो दिखा दो। या तो फिर इसको सेटिस्फाई करने वाली 3 अलग-अलग वैल्यूज दिखा दो, मतलब 3 रूट्स दिखा दो इसके। तो इन दो तरीके से इसको हम आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। या तो कोएफिशिएंट्स को जीरो दिखा दो, या तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट्स दिखा दो, मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाली 3 वैल्यूज दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो तुम, x इज इक्वल टू ए, क्या इसको सेटिस्फाई करता है क्या, x इज इक्वल टू ए, देखो तो x इज इक्वल टू ए पुट करने के बाद ये कितना हो जाएगा, जीरो। फिर ये थर्ड टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो माइनस जीरो बनेगा, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो पूरी टर्म जीरो, यहाँ पे भी ए माइनस ए पूरी टर्म जीरो, एंड यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस ये भी जीरो इज इक्वल टू 1। तो ये देख लो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू ए इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू बी भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 1, एंड x इज इक्वल टू सी भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 1। क्योंकि b पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये जीरो, लेकिन ये b माइनस है, b माइनस सी, तो कट होके 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, मींस बी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सिमिलरली सी भी कर रहा है। तो 2 डिग्री का इक्वेशन है, सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज 3 है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगा। क्लियर है।
ये आइडेंटिटी क्यों हुआ, क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम इसमें। दो तरीके से तुम आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो, या तो कोएफिशिएंट्स को तुम जीरो दिखा दो, या तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे ज्यादा रूट्स दिखा दो। तो यहाँ पे ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था, क्योंकि देख लो डिग्री टू टू मतलब 2 डिग्री का है ओवरऑल देखा जाए ये। तो इसको सेटिस्फाई करने वाली हमने वैल्यू कितनी दिखा दी, 3 वैल्यूज दिखा दी उसको सेटिस्फाई करने वाली। तो इसकी वजह से ये है यहाँ पे आइडेंटिटी। हो गया? किसी का बाकी है तो बता दो। और नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, थोड़ा सा एक्टिव रहना तुम भी तुम्हारी तरफ से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो कोएफिशिएंट को तुम जीरो दिखा दो, या तो फिर क्या दिखा दो, उसको सेटिस्फाई करने वाले वैल्यूज जो है उसके डिग्री से ज्यादा है, मतलब रूट्स डिग्री से ज्यादा है। तो अब है बेसिक आइडेंटिटीज। तो उसमें से कुछ आइडेंटिटीज तुम्हें पता है, दो तीन आइडेंटिटीज है, मेरे ख्याल से वो तुम्हारे लिए नहीं हो सकती है। जैसे कि ये पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी आइडिया तो सबको होगी। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी है ए माइनस बी का स्क्वायर, यह आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कौन बताएगा ये क्या आता है? कौन बताना चाहेगा तुम में से? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? मेरे ख्याल से ये आइडेंटिटीज पता होगी सभी लोगों को। कौन बताएगा? हाँ ठीक है, अक्षदीप सही है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब इसी को जनरलाइज करते हुए देखो, ये दो रिजल्ट्स देखो तुम। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसी को जनरलाइज करते हुए एक रिजल्ट हमें एक रिजल्ट लिखना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा बताओ, इन दोनों को देखते हुए बताओ ये रिजल्ट क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, इसमें जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो ए का स्क्वायर आ गया, बी का स्क्वायर आ गया, फिर 2 टाइम्स ऑफ दो का प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स ऑफ दो दो का प्रोडक्ट। तो दो दो के प्रोडक्ट की जितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी वो सारी आ गई। तो यहाँ पे बताओ ये क्या होगा, इसी तरीके से कौन बताएगा। आज क्या होगा, लास्ट लेक्चर में तो बहुत ज्यादा एक्टिव लग रहे थे तुम। हाँ सही। नहीं करीना, इसमें कुछ चीजें रह गई है। दो दो के प्रोडक्ट की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देख लो तुम, क्या क्या हो सकती है। ये देख लो, यहाँ पे ए स्क्वायर तो आएगा, फिर उसके बाद बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर आएगा, है ना। सबके स्क्वायर का सम आएगा, फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ दो दो का प्रोडक्ट। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ दो दो का प्रोडक्ट, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या, ए बी, एक ये है, फिर उसके बाद ए सी, फिर उसके बाद ए डी, ये आ गया, फिर उसके बाद बी सी, अलग अलग देखने सारे पॉसिबिलिटीज, फिर उसके बाद बी डी, और एक रह गई है यहाँ पे अब सी डी। तो ये इसका आंसर है, मतलब ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही अब 5 का दिया जाएगा तो वो भी हम कर सकते हैं। ये सारी आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है क्योंकि इसके एप्लीकेशंस आगे आएंगे। हो गया ये। यस सर। ठीक है, अगली आइडेंटिटी, तो नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये भी मेरे ख्याल से सभी को पता होगी, ये आ जाती है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या तो तुम इसी को ये भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, मतलब ये 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली यहाँ पे अब a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये आ जाएगा। मतलब ये जो a प्लस बी के क्यूब की जो आइडेंटिटी है उसमें b की जगह पे क्या पुट कर देना है, माइनस बी। तो रिजल्ट तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। फिर यही से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी बता सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखो कितना आ जाएगा, ये हमें चाहिए, तो ये 3ab वाला 3ab इंटू ए प्लस बी वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे
लिखने का और एक तरीका है, वो कैसे आएगा, इसमें से देखो कॉमन आ जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी को बाहर ले लेंगे, अंदर में बचेगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab, तो a प्लस बी का स्क्वायर को एक्सपांड कर देंगे, तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो ये रहेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वो आइडेंटिटी रहेगी। फिर उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये रहेगा यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ से a माइनस बी बाहर ले लेंगे, अंदर में बचेगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab, तो वहां पे a माइनस बी के स्क्वायर को एक्सपांड करके लिखेंगे तो वही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा। ये चारों तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगी। अब जो 2-3 आगे की आएगी वो नहीं हो सकती है तुम लोगों के लिए। इतना हो जाए तो बता दो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो अगली आइडेंटिटी में भी ये नहीं हो सकती तुम लोगों के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आइडेंटिटी होती है हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये वो आइडेंटिटी रहती है। उसका प्रूफ देख लो अब तुम। और ये एक चीज यहाँ पे ध्यान भी रखना, हमारे पास मान लो एक ही इक्वेशन है, ठीक है, एक ही इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3 वेरिएबल है, ठीक है, एक ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है ए बी सी, और उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो उस वक्त ध्यान रखना कि वहां पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये रहता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है हमें, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके डील करनी होती है। जैसे ये अगर था 3 वेरिएबल एक ही इक्वेशन, ये है ना 3 वेरिएबल एक ही इक्वेशन है, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके, जैसे इस तरीके से। अब ये कन्वर्ट कैसे होंगे, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, कभी कभी हमें कुछ चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ सकती है, कभी किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स है और एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, तो उसमें हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, या तो वो फैक्टराइज हो जाता है, ठीक है, ऐसी 2-3 चीजें होती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, हम क्वेश्चन लेंगे उसके ऊपर आगे। लेकिन एक दिमाग में रखना, अगर एक वेरिएबल एक इक्वेशन और 2-3 वेरिएबल है तो फैक्टराइज हो सकता है वो, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है, किस तरीके से करना है इसको, ये LHS जो है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी माइनस सी ए, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रीअरेंज करके लिखना है थोड़ा सा, एक a स्क्वायर ले लिया, एक b स्क्वायर ले लिया, उसके साथ माइनस 2ab को दे दिया,
फिर उसके बाद एक बी स्क्वायर बचा हुआ है और एक सी स्क्वायर ले लिया, उसके साथ दे दिया -2bc को। अब एक ए स्क्वायर बचा हुआ है, एक सी स्क्वायर बचा हुआ है, उसके साथ -2ac। तो ये देख लो यहाँ पे ये बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, ये बन जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर और ये बन जाएगा a माइनस सी का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ सकता है, कुछ चीज ऐड सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ सकती है। हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े यही जरूरी नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, और हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो ये भी जरूरी नहीं है, कभी कभी फैक्टराइज होके भी आंसर आ जाते हैं। क्लियर है ये? इसमें हमने क्या किया है, ऊपर नीचे जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई किया था 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से 2 से डिवाइड भी किया, है ना। कुछ चीज को ऐड किया, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से सब्ट्रैक्ट भी वहां पे करना है हमें। ठीक, यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि जो वैल्यू रहेगी वो चेंज नहीं हो। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिला। ठीक है, अब हमने इसको क्या करके लिखा, अरेंज करके लिखा थोड़ा सा। ये 2a स्क्वायर है तो उसमें से एक a स्क्वायर लिया, एक b स्क्वायर ले लिया, उसके साथ -2ab को दे दिया। फिर उसके बाद एक b स्क्वायर, उसके साथ एक c स्क्वायर, उसके साथ दे दिया 2bc को, और एक a स्क्वायर एक c स्क्वायर बचा हुआ है उसके साथ -2ac को। तो वहां से ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में। अगर इस आइडेंटिटी के ऊपर पूछना होगा पर्टिकुलरली, 3 वेरिएबल, तीनों का स्क्वायर है, फिर दो दो का प्रोडक्ट है माइनस में, इस आइडेंटिटी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो ऐसे आता है, नोट करके लिखना इसको। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जीरो है। तो ये जीरो कब होगा ये हमें वहां पे बताना होता है। तो ये जीरो कब होगा कोई बता सकता है क्या? ये जीरो होने का मतलब है ये भी जीरो हो जाए, और ये 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम है, एंड परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो होने का मतलब, सोचो थोड़ा सा। ये All the चीज, terms are zero. हाँ, All the terms are zero. ऑल द परफेक्ट स्क्वायर जीरो होने चाहिए, टर्म जीरो नहीं, परफेक्ट स्क्वायर जीरो। जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर हाफ टाइम्स ऑफ, फिर उसके बाद b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ये जीरो। अब 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये जीरो होना चाहिए, b माइनस सी भी जीरो होना चाहिए, एंड c माइनस ए भी जीरो होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि स्क्वायर कैसा होता है, या तो वो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो सम जीरो आ ही नहीं पाएगा, तो उसको जीरो ही होना पड़ेगा तभी जाके इन तीनों का सम जीरो। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये जीरो है, तो वो कब पॉसिबल होगा, जब तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, उसी केस में ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी जीरो होने का मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर है?
किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है इस आइडेंटिटी में। क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, मतलब ये इक्वल टू 0 है और आगे कुछ होता है उसमें क्वेश्चन में, तो ये इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ से एक रिलेशन तो मिल जाता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक, और फिर इसके बाद और एक चीज बताओ, इसकी वैल्यू कैसी रहेगी अगर मान लो ये 0 नहीं है। इनइक्वलिटी के टर्म्स में बात करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमेशा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये देखो वो किसके इक्वल है, हाफ टाइम्स ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, इसके इक्वल है। तो ये स्क्वायर से या तो वो 0 होंगे या पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब ये आइडेंटिटी क्या होगी, या तो 0 रहेगी या पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब ये कैसा आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो पॉइंट है इससे रिलेटेड। एक तो आइडेंटिटी वो याद ही रखनी है, फिर आइडेंटिटी के बाद वो 0 कब होता है, तो तब होता है। इसकी वैल्यू कैसी होती है, तो 0 या तो 0 से बड़ी पॉजिटिव होती है। ठीक है, इस आइडेंटिटी से रिलेटेड अब कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम है ये, या तो वो 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, तो उसकी वजह से ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। और इक्वल टू 0 कब हो रहा होगा, जब ये तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर 0 हो जाए। तो वो कब होंगे, जब ये इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाए। आगे बढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये अगली आइडेंटिटी है। और ये इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके इक्वल होता है क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इसके इक्वल होगा। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनली रिजल्ट ही याद रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसा फ्रेम होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये 0 है। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है, तो ये कब पॉसिबल होगा बताओ, ये कब पॉसिबल होगा 0। इसको हम इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है, तो ये कब पॉसिबल होगा। सर जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। हाँ जी, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो आइदर ये 0 रहे या ये 0 रहे। तो ये जब 0 रहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी 0, और ये 0 कब होता है, ये दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर 0 कब होगा, अभी देखा हमने। जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या आ जाए, सी आ जाए। ठीक है, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाए उस केस में, मतलब अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है, तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। ठीक है, यस सर। ये दो कंडीशन है इसमें।
मतलब क्वेश्चन ऐसे ही होता है, वहां पे ये चीज गिवन रहती है एंड एबीसी में रिलेशन पूछा जाता है, और क्वेश्चन में हमेशा एबीसी ही रहे ये जरूरी नहीं है, एबीसी की जगह पे कुछ और क्वांटिटीज भी हो सकती है, एक्स वाई जेड ऐसे, तो उसमें भी हमें ये आइडेंटिटी वहां पे सोचनी होगी। तो ये एक आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1। तो ये होता है यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 एंड ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस 1। इसको हम इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आता कैसे, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, देख लो। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1, तो इसको हमें अब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखना, जब भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की बारी आती है तो हमारे दिमाग में ये दो आइडेंटिटीज होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, या तो हमारे दिमाग में आना चाहिए ए माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर तो है, फिर उसके बाद ये 1 मीन्स क्या है, 1 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर मतलब हमारे पास एक तरीके से ए स्क्वायर है, हमारे पास बी स्क्वायर है, रिलेट कर रहे हैं बस। ठीक, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 2ab चाहिए होगा। 2ab चाहिए होगा मतलब क्या चाहिए होगा बताओ, यहाँ पे क्या चाहिए होगा, हमारे पास ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, मीन्स ये एक स्क्वायर है प्लस ये एक स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 2 टाइम्स ऑफ क्या चाहिए होगा, ए स्क्वायर इंटू 1, ये चाहिए होगा। तो इसको हमने इसमें ऐड किया उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेंज ना हो, और एक ए स्क्वायर वहां पे ऑलरेडी है, एक ए स्क्वायर वहां पे ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये देख लो, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ये, और ये माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर। तो ये देखो अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, मतलब ये एक तरीके से ऐसे रीड कर सकते हैं ना इसको हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर माइनस दूसरा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे देख लो ये आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एंड ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यहाँ पे देखो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये दो आइडेंटिटी हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ऊपर वाली यूज हो रही है, मतलब हमें क्या दिखना चाहिए वहां पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab वाला फॉर्म दिखना चाहिए। तो ये ए की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास ये वाली चीज एक तरीके से प्रेजेंट है, ए स्क्वायर का स्क्वायर है मीन्स ये प्रेजेंट है, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर है मतलब बी स्क्वायर भी प्रेजेंट है, रिलेट कर रहे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 2ab चाहिए होगा। तो 2ab चाहिए होगा मतलब यहाँ पे क्या चाहिए होगा इस क्वेश्चन में, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 चाहिए होगा। तो उसको हमने ऐड किया, ठीक, उसको ऐड किया और वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके वजह से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यहां तक तो क्लियर है क्या? यस सर। तो ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, बाद में ए स्क्वायर ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है ही, वो तो आएगा। अब ये देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्म वो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बना देगा, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगेन कैसे रीड करेंगे, ये
एक परफेक्ट स्क्वायर माइनस ये दूसरा परफेक्ट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो वो क्या हो जाता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे देख लो ए स्क्वायर प्लस ए एंड ए स्क्वायर माइनस ए, तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएगा आगे। ठीक है, मतलब इसके बाद जब आगे जाना है तो कौन सी आइडेंटिटी हमने ली यूज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इसका यूज किया है। क्लियर है अब ये? तो ध्यान रखना परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कभी कभी कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, कभी कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो दोनों चीजें हमने देख ली। वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में क्या देखा हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला देख लिया। यहाँ पे क्या देख लिया, ऐड सब्ट्रैक्ट वाला भी देख लिया। तो जब भी कुछ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की बारी आती है तो ये वाली आइडेंटिटी या ए माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्लियर है अब सारी आइडेंटिटीज? तो ये मेरे ख्याल से लास्ट की तीन तुम्हारे लिए नहीं होगी, इसके पहले की तो सभी लोगों को पता होगी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखो अब कैसे फ्रेम होते हैं। लिखो क्वेश्चन, फाइंड values of m and n, find m and n if m square minus n square is equal to 7 and m and n belongs to natural number, m and n belongs to natural number है। तो इसमें देखो आइडेंटिटी का यूज कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, दूसरा तुम्हें करना है। ठीक है, तो इधर देखो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या बन जाएगा, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये देख लो m और n दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, इसका मतलब m और n तो इंटीजर है, नेचुरल नंबर इंटीजर ही होते हैं ना, इंटीजर है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये m प्लस एन एक इंटीजर है और m माइनस एन भी एक इंटीजर है, m प्लस एन भी एक इंटीजर है, m माइनस एन भी एक इंटीजर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड को हमने दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो सिमिलरली राइट हैंड साइड को भी हमें वैसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बता रहा हूं मैं, दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है 7 को। तो एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी 7 इंटू 1, है ना, एक पॉसिबिलिटी ये रहेगी। फिर उसके बाद 1 इंटू 7, क्योंकि इधर ये दो इंटीजर का प्रोडक्ट है ना, तो इसको भी दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के एक एक नंबर दोनों को दे देना है। तो जैसे 7 इंटू 1 लिखा, एक 7 इसको दे दिया, फिर 1 ये हो जाएगा उस केस में, तभी दोनों का प्रोडक्ट 7 आएगा। फिर उसके बाद ये अगर 1 हो रहा होगा तो इसको 7 होना पड़ेगा, ये अगर यहाँ पे -7 हो रहा होगा तो इसको -1 होना पड़ेगा, या तो ये अगर -1 हो रहा होगा तो इसको -7 होना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज आएगी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या 7 को 2 इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने की? बताओ, 7 को और किसी तरीके से 2 इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या इन चारों के अलावा? नो सर। नहीं ना, तो यही एक है। अब इसको हम सॉल्व करते कैसे? यहाँ m प्लस एन इज इक्वल टू क्या है पहले वाले केस में 7 और m माइनस एन इज इक्वल टू कितना 1। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इनको, तो यहाँ पे 2m इज इक्वल टू आ जाएगा 8, m इज इक्वल टू 4 आ गया, तो m इज इक्वल टू 4 आ गया, तो n इज इक्वल टू 3, तो एक वैल्यू हमें ये मिली। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे में क्या है m प्लस एन 1 हो रहा है और m माइनस एन 7 हो रहा है। m प्लस एन 1 हो रहा है एंड m माइनस एन 7 है, तो ये देख लो 2m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 4 आएगा, m इज इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ पे पुट किया तो n इज इक्वल टू कितना -3। तो क्या ये चीज चले? पहले तो ये भी देखना है ना हमें, ये चलेगा क्या? m और n हमें नेचुरल नंबर चाहिए, तो ये m4 और n3 चलेगा क्या? बताओ, ये पहला वाला आंसर। m4 और n3 चलेगा क्या? यस सर। चल जाएगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर चाहिए थे और दोनों नेचुरल नंबर आ गए। लेकिन क्या ये हमारे काम का है क्या? m4 आ रहा है और n माइनस 3 आ नो रहा है, सर। नहीं ना, क्योंकि बिकॉज क्या है यहाँ पे m और n दोनों के दोनों कैसे है? नेचुरल नंबर, तो ये भी किसी काम का नहीं। फिर उसके बाद m प्लस एन माइनस 7, तो इसको वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि m और n अगर नेचुरल नंबर होंगे तो दोनों का सम निगेटिव थोड़ी आ सकता है। अब भी इसको कर लेते हैं हम, ये -1, तो यहाँ पे 2m इज इक्वल टू -8, तो m इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू हो जाएगा फिर -3। तो ये भी नहीं चलेगा हमें, क्योंकि m और n कैसे चाहिए? नेचुरल नंबर है। एंड फिर उसके बाद लास्ट वाली केस क्या है? ये -1 है और m माइनस एन ये है -7, तो यहाँ पे 2m इज इक्वल टू -8, m इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू यहाँ पे 3, ये भी नहीं चलेगा। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी हमें मिल रही है, कौन सी? जब m कितना हो जाए 4 और n हो जाए 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, जब m 4 हो जाए एंड n 3 हो जाए, उसी केस में m स्क्वायर माइनस n 7 आएगा और m और n दोनों के दोनों क्या रहेंगे? नेचुरल नंबर रहेंगे। क्लियर है क्या? बताओ ये पहले कैसे सोचना है ऐसे क्वेश्चन को। तो लिखो इसको, इधर 2 इंटीजर का प्रोडक्ट, तो इसको भी हमें 2 इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 7 को लिखने के ये 4 तरीके होते हैं, तो इस तरीके से 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती है। ये तो आसान वाला है, ये तो तुम ऐसे भी बता सकते हो डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से। लेकिन अगर कोई मान लो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है 2009, 2006, फिर उस केस में ऐसे ही अप्रोच करना होता है। और एक चीज और, यहाँ पे इन दोनों का सम कैसा आता है? लेफ्ट हैंड साइड का सम बताओ, सिर्फ इन दोनों का सम 2m आएगा। और 2m कैसा इंटीजर रहेगा बताओ, इवन या ऑड? 2m कैसा इंटीजर रहेगा, इवन या ऑड? इवन। इवन इंटीजर रहेगा, है ना। मतलब जब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो हमें मिल रहा है 2m। तो
राइट हैंड साइड वाले को ऐड करने के बाद, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद भी हमें एक इवन इंटीजर मिलना चाहिए। तो उसके लिए बताओ ये दोनों नंबर क्या क्या हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई जनरल हम बात करें, लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों का सम आ रहा है इवन इंटीजर, तो राइट हैंड साइड वाले का भी सम इवन इंटीजर आना चाहिए था। तो जो राइट हैंड साइड में दो नंबर रहेंगे वो कैसे कैसे हो सकते हैं, इवन एंड ऑड के टर्म्स में बताओ। लेफ्ट हैंड साइड वाले का सम 2m आ रहा है, मतलब वो एक इवन है। राइट हैंड साइड वाले का सम भी फिर इवन आना चाहिए। तो जिन दो नंबर्स का हम वहां पे सम कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे 7 और 1 है, कोई और भी पॉसिबिलिटी, जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर कुछ होगा तो उसमें कोई दो नंबर्स अदर दो नंबर दूसरे दो नंबर्स हो सकते हैं। तो उस केस में वो दो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब दोनों इवन, दोनों ऑड, एक इवन एक ऑड, ऐसे बताओ। दोनों इवन होंगे तो चलेगा क्या? दोनों इवन, हाँ सही है अक्षदीप, दोनों इवन हो या तो फिर दोनों ऑड हो। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे एक से जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे 4,3 आ गया, तो बाकी तीनों चीजें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार 4,3 हमें मिल गया तो दूसरा हमें पता है क्या आ जाएगा, 4,-3 भी हमें मिलने वाला है, -4,3 भी मिलने वाला है, -4,-3 भी मिलने वाला है। तो आगे के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, ताकि एक आंसर मतलब एक निकालने के बाद हम बाकी के तीनों बता सके और इससे हमारा क्या बचे, फिर एग्जाम में टाइम बच पाए। इसकी वजह से ये सारी चीजें, तो फिर ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि अगर एक मिल गया था 4,3 तो बाकी अपने आप आने वाले थे, वहां पे बाकी तीन केसेस थे, तो उसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे वहां पे। ठीक है, तो अगला तुम्हारे लिए है अब, इसको कम से कम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अगला है m² - n² इज इक्वल टू 14 वेर m और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे मैं इंटीजर ले रहा हूं, यहाँ पे अगर मैं इंटीजर लेता, m और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये कैसे है, m कॉमा n के ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये m और ये n, मतलब पहला आएगा, पहले आएगी m की वैल्यू, बाद में आएगी n की वैल्यू, ये इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। मेरे ख्याल से ये पता होगा सभी को, ऑर्डर्ड पेयर पता है क्या? ऑर्डर्ड पेयर, m कॉमा n की ऑर्डर्ड पेयर, तो इसका मतलब होता है कि पहली जो वैल्यू आएगी वो m की, दूसरी जो वैल्यू आएगी वो n की होगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे m और n को इंटीजर बोलता तो ये चारों पॉसिबिलिटी होती, यहाँ पे चारों पॉसिबल आंसर थे, m4n3, m4n-3, इस तरीके से चारों पॉसिबल आंसर थे। मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल थे m कॉमा n के? 4। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे m और n को नेचुरल नंबर बोल दिया तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, 4,3। तो यहाँ पे उसी के टर्म्स में लिखते हैं। अब m² - n² 14 है, m और n बिलोंग्स टू दोनों के दोनों इंटीजर है, देन फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर, देन फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर m कॉमा n, m कॉमा n के ऑर्डर्ड पेयर्स बताने हैं हमें, तो जल्दी करो।
आ रहा है कि किसी का? पहले तो केसेस बताओ कितने बनते हैं। फैक्टराइज कर दिया होगा, फिर 14 को दो दो के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, ऐसे केसेस कितने बनते हैं? 4। 4 नहीं 8 बनते हैं। ये देखो, ये m माइनस एन m प्लस एन इज इक्वल टू 14 है, तो एक केस तो ये बनेगी 1 इंटू 14, दो इंटीजर ही तो है ये 1 एंड 14। तो इससे रिलेटेड फिर 3 केसेस आएंगे, ये 14 ये 1, ये माइनस 14 ये माइनस 1, ये माइनस 1 ये माइनस 14। ठीक है, ये 4 हो गए। फिर उसके बाद अगली केस कौन सी रहेगी? 2 7 7 और 2 की। 7 2 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 7। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे बताई थी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चीजें हैं इनका सम क्या आता है? इवन आता है 2m। तो राइट हैंड वाले का भी सम क्या आना चाहिए था? इवन आना चाहिए था, तभी तो हमें m की वैल्यू कैसी मिलेगी? इंटीजर। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाले का सम इवन होने के लिए क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों नंबर या तो ऑड हो या तो दोनों के दोनों नंबर इवन हो। लेकिन यहाँ पे देखो, हम पहली केस की अगर बात करते हैं, एक 1 है और एक 14 है, एक नंबर ऑड है एक नंबर इवन है, क्या दोनों का सम इवन आ पाएगा क्या? नो सर। तो वहां से हमें m इंटीजर मिल पाएगा क्या? नो। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या है, कैसे से एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब हमें उससे टाइम बचेगा एग्जाम में। और टाइम बचा मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। भले ही हमें चीजें आती है लेकिन उसको टाइम में सॉल्व करना, ये भी हमें सीखना है। ठीक है, उसके लिए वही पे चीजें हमें एलिमिनेट करनी आनी चाहिए। ऑप्शन देख के हो गया, कभी कभी डाटा को देख के हो गया, तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की चीज आ गई। इन दोनों का जो सम है वो आता है इवन इंटीजर। तो इन दो नंबर, जो दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख पा रहे हैं, उन दोनों नंबर्स का सम भी कैसा आना चाहिए? इवन इंटीजर। तभी तो वहां पे एम इवन एम जो आएगा वो इंटीजर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑड है और एक इवन है, इन दोनों का सम तो ऑड ही आएगा। यहाँ तो देख भी सकते हो तुम, ये 1 ये m प्लस n 14, तो इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पे, इधर तो इन दोनों का सम 15 और इन दोनों का सम 2m। ये इवन ये ऑड, m के किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए ये पॉसिबल ही नहीं होगा, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो इससे तो कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। इससे मिलेगा क्या? सेकंड वाले से? नो। सेकंड से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें भी क्या है, सेम वही चीज है, एक इवन है और एक ऑड नंबर है। तो इससे भी हमें मतलब कोई भी ऐसा m और n इंटीजर नहीं मिलेगा, इंटीजर जिसके लिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या आ रहा होगा? 14 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। क्लियर है? ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें यहाँ पे, अगर हमने चीजों को ढंग से देखा वहां पे, क्योंकि इन दोनों का सम इवन इंटीजर, जिन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं उन दोनों का सम भी कैसा आना चाहिए? इवन इंटीजर। लेकिन वो आ रहा है ऑड, यहाँ पे भी वो आ रहा है ऑड, तो इसकी वजह से हमें m और n की कोई भी ऐसी इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जीरो ऑर्डर्ड पेयर्स। क्लियर है अब ये? ठीक है, अगला m square minus n square is equal to 144, where m and n belongs to integer. Where m and n belongs to integer, then find
number of ordered pairs m comma n, number of ordered pairs m comma n के number of ordered pairs हमें बताने हैं। केसेस कितने बनते हैं? बताएगा केसेस। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे केसेस पहले। एक तो कौन सी है? 1 इंटू 144। नहीं, वो एक ही बताया तुमने करीना। इधर देख लो अब बाकी के कैसे आते हैं। नंबर पूछे गए हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे वो उससे कोई मतलब नहीं हमें। नंबर कितने आते हैं ये बताना। ये 1 इंटू 144 ये केस, और उसके नीचे उसके 3 केसेस आएंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है अब। फिर उसके बाद अगला आ जाएगा 2 इंटू 72, उसके नीचे उसके 3 केसेस 72, 2 माइनस 72। फिर उसके बाद आ जाएगा 3 इंटू, कितना आ जाएगा ये 48, ठीक है। फिर उसके बाद 4 इंटू 36। फिर उसके बाद 5 से तो होगा नहीं, 6 इंटू ये आ जाएगा 24, ठीक है। फिर उसके बाद अगली जो केस रहेगी 8 इंटू 16, या 8 इंटू 16 या 18, 8 मिनट, 8 इंटू 18, ठीक है। फिर उसके बाद 9 इंटू 16, ठीक। फिर उसके बाद 12 इंटू 12, ठीक है। ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे बताओ पहले वाले से हमें कोई आंसर मिलेगा क्या? पहले से
No. नहीं मिलेगा, क्योंकि एक इवन एक ऑड है, एक इवन एक ऑड है, पहले वाले से तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। यहां से सेकंड से 37, Yes, 35. sir. और कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे? m और n इंटीजर है, ध्यान रखना, m और n इंटीजर है। इसको जरा ध्यान से देखो तुम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे m और n इंटीजर बोलता तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आते, क्योंकि अगर एक 4,3 मिल गया तो बाकी तो 3 अपने आप आने वाले, बाकी 3 केसेस से। अगर m और n नेचुरल नंबर है तो एक आ रही थी, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, m और n इंटीजर बोला हुआ है, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे इसके करस्पॉन्डिंग? बताओ। 4. 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, और उसको तुम निकाल भी सकते हो। 2m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम। 2m इज इक्वल टू इन दोनों का सम। तो लेकिन वो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे वो मैटर नहीं कर रहा है अब हमारे लिए, हमें नंबर बताने हैं। तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, यहां से आएंगे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। यहां से मिलेंगे क्या बताओ, थर्ड से? No. नहीं मिलेंगे। यहां से 4 ordered pairs. 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। फिर यहां से भी 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, यहां से भी 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। ठीक, यहां पे मिलेंगे क्या बताओ, सेकेंड लास्ट में? No, sir. नहीं मिलेंगे। इसमें बताओ कितने मिलेंगे अब, इसमें कितने मिलेंगे? 2 ordered pairs. 2 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ में, क्योंकि इसमें क्या था 12 इंटू 12, और दूसरी केस कौन सी रहेगी, -12 इंटू -12। दो ही पॉसिबिलिटी है, जैसे इसमें 4 पॉसिबिलिटी थी, 272 72 2 -2 -72 एंड -72 -2। तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, यहाँ पे 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है। तो 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो गए, 18। 18 ही हो गए ना, हाँ 18 ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, थोड़ा सा ढंग से अगर काम करेंगे हम यहाँ पे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, कम स्पेस में और कम टाइम लगा के। पहले तो क्या सोचना है, कौन से केसेस एलिमिनेट करने हैं और कौन से केसेस हमें आंसर देने वाले हैं, वो पहले सोचेंगे। तो एलिमिनेट तो 3 हो गए, लेकिन उसके पहले केसेस बनाने पड़ेंगे, वो मेन है। कोई केस छूटनी नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखना है हमें। केसेस बना लिए, फिर केसेस को एलिमिनेट किया, फिर जो बचे हुए केसेस है उसमें से 4-4 ऑर्डर्ड पेयर्स आने के, अगर दोनों नंबर सेम हो गए तो 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, दोनों नंबर अलग अलग है तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। लेकिन उसके लिए ये भी देखना यहाँ पे जरूरी है, m और n दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। और अगर ये नेचुरल नंबर होते, m और n नेचुरल नंबर होते तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आते, m और n नेचुरल नंबर होते तो बताओ। 9. 9 नहीं, एक यहां से आता, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं यहाँ पे 5, अगर m और n नेचुरल नंबर होते तो, ठीक है। क्लियर है अब ये? चलो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम, यहाँ पे कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो तुम्हारे होमवर्क के लिए, m square minus n square is equal to 2009 where m and n belongs to integer,
Find number of ordered pairs. Ordered pairs m, n. नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हमें निकालने हैं m, n के। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो ये m² माइनस n² आइडेंटिटी से रिलेटेड चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं अब। अगला है a इक्वल टू, तो ये लिख लो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू है 0। फिर उसके बाद ए बी सी इज इक्वल टू है 2 एंड a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू है 6। then find the value of 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c। इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिटी का यूज है, जो डाटा गिवन है उससे तुम्हें आइडिया लगनी चाहिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। a प्लस बी प्लस सी 0 है, a² प्लस b² प्लस c² 6 है। हमें 1 by a 1 by b 1 by c चाहिए। नहीं अक्षदीप, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, तो वो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका एक और फॉर्म है, इसमें से तुम क्या, इसमें क्या करो तुम abc से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। abc से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरे को abc से डिवाइड करो, तो ये a² प्लस b² प्लस c² 2abc। यहाँ पे देखो ab अपॉन abc तो वो 1 by c, bc अपॉन abc 1 by a, ac अपॉन abc 1 by b, मतलब अंदर में 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c बचा रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक उसका तुम फॉर्म याद कर सकते हो इस आइडेंटिटी का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2abc इंटू 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c। ठीक, अब इसमें ये तो 0 था तो इसका स्क्वायर 0, ये 6 है और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा क्योंकि abc का प्रोडक्ट 2 है, तो 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c। तो यहाँ से उसकी जो वैल्यू आएगी 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c, ये हो जाएगा -3/2। क्लियर है? तो ये भी इसका एक फॉर्म तुम याद कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू डाटा यूज करना है, हमें एबीसी गिवन है, हमें a² प्लस b² प्लस c² गिवन है और 1 by a 1 by b 1 by c है चाहिए, तो ये वाला फॉर्म यूज करेंगे इस आइडेंटिटी का। क्लियर है?
हो गया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो तो होमवर्क में। अब एक वो क्वेश्चन दिया है, एक और लिख लो। इसमें है x इज इक्वल टू है √3 प्लस √2। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस 1/x, सेकेंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर थर्ड में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो ये भी एक तुम्हारा होमवर्क है, इसको करके आना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आइडेंटिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर आ जाएंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के ऊपर, क्वाड्रेटिक के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? ये आइडेंटिटी का यूज तुम अभी सीख लो, भले ही इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते मेंस में, एडवांस में, लेकिन आगे के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें पहले आइडेंटिटी का यूज होता है। मतलब क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन हमें मतलब चाहिए होगा तो उसमें आइडेंटिटी का यूज हो रहा होगा, फिर उसके बाद उस टॉपिक का कंसेप्ट यूज हो रहा होगा। तो अगर हमें वहां पे आइडेंटिटी का एप्लीकेशन नहीं आता होगा अच्छे से, तो वो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, भले ही हम कितना भी अच्छे से उस टॉपिक को कर ले। तो इसकी वजह से ये बेसिक चीजें आना बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी वगैरह। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। चलो ठीक है फिर, और ये अच्छे से करके रखो, सारी आइडेंटिटी याद करके रखना। ठीक है, आइडेंटिटी याद होगी तो आगे बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी और इसके एप्लीकेशन लेंगे। अभी तक तो मैंने एप्लीकेशन बस 2-3 आइडेंटिटी का लिया है और 4-5 आइडेंटिटी मतलब और 5-6 क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर। बाकी की आइडेंटिटी का भी एप्लीकेशन हम देखेंगे, उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना।